Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो ऑफिसर्स, आज के इस सेशन में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पजल डिस्कस करने वाले हैं। पजल की थीम आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड अरेंजमेंट। यूजुअली इसमें हमें क्या होता है कि अलग अलग शेप्स के टेबल्स रहते हैं, ग्राउंड्स रहते हैं, या फिर कोई भी अलग तरीके का ज्योमेट्रिकल शेप की कोई चीज़ दी होगी और उसके बाजू में लोग खड़े होंगे, बैठे होंगे और उनको हमें उस दी हुई इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना होगा, है ना। तो आज के सेशन में जो पजल हम देखेंगे उसके लिए हमने ज्योमेट्रिकल शेप लिया है सर्कल, यानी जिसको आप कहते हैं सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट पर आज के सेशन में एक पजल डिस्कस होने वाली है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर होगी, ठीक है। अब मेंस में पजल्स किस तरीके से डिफिकल्ट बनाई जा सकती है अब तक हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ओके। बट यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी पजल भी आ सकती है और वो अगर आए तो कैसे बेसिकली उसको सॉल्व करना है ये देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो, कुछ बेसिक सेट ऑफ स्किल्स हमने अगर इनकलकेट कर लिया हमारे अंदर तो हमें किसी भी लेवल की पजल को डील करने में परेशानी नहीं होती है। वो बेसिक सेट ऑफ स्किल्स क्या है? सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। बहुत बार मैं कह चुका हूँ, इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद वो समझ में आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन समझ में आने के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये दूसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर समझ में आनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो पॉसिबिलिटीज़ आपने समझी है उनको हैंडल करने के तरीके और उसके लिए जो चाहिए वो पेशेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ये सेट ऑफ स्किल्स इनकलकेट कर लिया आपके अंदर तो आपको किसी भी लेवल की पजल सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो शुरुआत से ही पजल्स के ऊपर प्रैक्टिस करते वक्त इन चीज़ों पे ध्यान रखो और पजल को प्रैक्टिस करो पजल्स पे, है ना। और इन चीज़ों पे कॉन्शियस एफर्ट्स लो, है ना। जान के ये चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करो, ओके। तभी यहाँ पर सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो फिर चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में जो पजल डिस्कस करनी है वो आपके स्क्रीन पर है। वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और देखिए आपको इस पजल का सॉल्यूशन क्या मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, डिस्कस करेंगे इस पजल को। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा। अब आपका काम क्या है, आपने जो सॉल्यूशन निकाला है इस पजल का, उस सॉल्यूशन को आपको टैली करना है यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसके साथ, ठीक है। और देखो कि मैंने पजल सही सॉल्व की है या नहीं। यकीन है कि आप सभी ने इस पजल को सही ही सॉल्व किया होगा, है ना, क्योंकि आपने तो अब तक अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है और आपने पजल को हैंडल करने के सारे तरीके सीख लिए हैं। तो आपसे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, उन्हीं बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। चीज़ें ज़्यादा नहीं है, बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। तो मैं आपसे कोई गलती एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पजल को डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेस मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेस
सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास is one stop solution for cracking any exam. So get your textbook pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड पे हमें क्या दिया था देखो, इन एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन 8 स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्कूल्स। उनके स्कूल के कुछ नाम दिए हैं, जरूरी नहीं उनका ऑर्डर सेम है, सारे के सारे एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं और जिन सबका फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, फटाक से यहाँ पर पजल की थीम समझ में आ गई, सर्कुलर अरेंजमेंट फेसिंग इनसाइड +1 वेरिएबल। थीम क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट, ऑल आर फेसिंग इनसाइड +1 वेरिएबल एंड देयर आर 8 पीपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। ओके, एक सर्कुलर टेबल, उस पर 8 लोग बैठे हैं, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखो इसके बाद सारी कंडीशंस हमें यहाँ पर रिलेट करनी है, कंडीशन की कैटेगरी समझकर उसको हैंडल करना है। दैट्स इट। किसी भी लेवल की पजल रहने दो, इसके बाहर हमें कुछ करना ही नहीं होता है। किसी भी लेवल की पजल रहने दो, इसके बाहर हमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड में पहला पॉइंट हमें दिया था, E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। ठीक है ना, G के तीसरे लेफ्ट में E बैठता है। G यहाँ पर, G का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, यहाँ पर कौन आ जाएगा? E आ जाएगा। E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। ठीक है, आगे हमें दिया था I and A also their immediate neighbors do not represent Saint Patrick। I, A उन्हीं के साथ साथ उनके पड़ोसी भी सेंट पैट्रिक को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या दिया था? I, A और उनके बाजू में जो भी लोग बैठेंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी सेंट पैट्रिक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, सेंट पैट्रिक स्कूल को I, A और उनके बाजू में जो लोग टेबल पर बैठे हैं वो कोई भी सेंट पैट्रिक रिप्रेजेंट नहीं करता है। आगे हमें दिया था ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट पैट्रिक। सेंट पैट्रिक से रिलेटेड ही पॉइंट है, सेंट पैट्रिक और D के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठता है। हमने पॉइंट नोट डाउन कर लिया है। आगे हमें दिया था द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ J.N. Pettit एंड सेंट मैरी आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, पॉइंट क्या दिया था? J.N. Pettit, okay, the representative of J.N. Pettit and Saint Mary are the immediate neighbors of each other। ये पॉइंट हमें दिया था, पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया क्योंकि ये रिलेट तो नहीं हो रहा है। आगे हमें दिया था I represents neither हुजूर पागा nor J.N. Pettit। ठीक है, पॉइंट क्या दिया था हमें? I जो है वो हुजूर पागा और J.N. Pettit को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो I यहाँ पर है, I से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। I हुजूर पागा को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, और J.N. Pettit को भी नहीं करता। पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया है। इस स्लाइड पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी सारी की सारी हमने कवर कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमें क्या दिया था देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे हमें दिया था ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन K एंड द वन हु रिप्रेजेंट्स NMV। पॉइंट दिया था K और जो NMV को रिप्रेजेंट करता है उनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है। ठीक है, पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। K और NMV के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठता है। आगे हमें दिया है K does not represent either Saint Patrick or Saint Mary। Okay, K does not represent either Saint Patrick, okay, और Saint Mary। K दो स्कूल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सेंट पैट्रिक को और सेंट मैरी को। चलो ठीक है, आगे हमें दिया था सेंट पैट्रिक एंड सेंट मैरी। I sits third to the right of A, A represents APS। पॉइंट दिया है I जो है A के तीसरे राइट में बैठता है। A जो APS को रिप्रेजेंट करता है उसका पहला, दूसरा, तीसरा राइट कौन होना चाहिए था? I।
ठीक है, I sits third to the right of A represents APS, G is not an immediate neighbor of either I और A. G I और A का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को हम बेस में इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, इनमें से किसी भी जगह पर I और A नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है हमें देखते हैं। द वन हु रिप्रेजेंट्स बिशप इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। जी का इमीडिएट नेबर कौन होना चाहिए था? वो पर्सन जो बिशप को रिप्रेजेंट करता है, यानी बिशप को रिप्रेजेंट करने वाला या तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में आता या फिर जी के इमीडिएट राइट में आता। कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन है पता नहीं है, पजल खत्म होने पे है, इसीलिए हम इसमें अलग केस नहीं कंसिडर करेंगे। हमने क्या देखा है, जब कभी भी लिमिटेड कंफ्यूजन होगा तुरंत केसेस कंसिडर करो, यही हमने सीखा है। पर यहां पर हम अलग अलग केसेस कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन ये है, पजल अभी खत्म होने वाली है, लिमिटेड कंफ्यूजन है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और देखेंगे शायद ये कंफ्यूजन यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए। प्रैक्टिस के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन टैकल करने की कैपेसिटी हम में आनी चाहिए। ठीक है, हमने वो अभी एबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए जिस एबिलिटीज की मदद से हम कंफ्यूजन का ये लेवल आसानी से टैकल कर सकें। ठीक है, अब देखो आगे हमें दिया था द वन हु रिप्रेजेंट्स बिशप इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये हो गया। 3 people सिट बिटवीन ए एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट विंसेंट। पॉइंट दिया था ए और सेंट विंसेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में कितने लोग बैठते हैं? 3 लोग। इसका मतलब वो दोनों आमने सामने होने चाहिए। टेबल पर बैठे हैं टोटल 8 लोग, 8 में से अगर कोई 2 लोगों के बीच में 3 लोग बैठेंगे तो वो तो आमने सामने होने चाहिए, है ना। तो ए जो एपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके सामने बैठा है जो सेंट विंसेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे हमें दिया था जे इज नॉट रिप्रेजेंटिंग आइदर सेंट पैट्रिक और बिशप। ओके, जे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दी है कि जे सेंट पैट्रिक और बिशप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पॉइंट यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। जे जो है सेंट पैट्रिक और बिशप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चलो ठीक है, अब जरा देखते हैं कि सारी कंडीशंस तो हमने नोट डाउन कर ली है। ओके, हमारा बेस अभी भी खाली पड़ा हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर कैसे आ सकती है। जब कभी भी पजल में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने सारी कंडीशंस तो पढ़ ली है, कंडीशंस नोट डाउन भी की है, पर बेस में अभी कुछ रिलेट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से आगे हमें चालू करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, यहाँ से आगे हमें क्या चालू करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? ओके, इनमें से हर एक कंडीशन यहाँ पर कौन कौन से पॉसिबल वेज में फिट हो सकती है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, कोई भी कंडीशन लेंगे, वो जितने भी पॉसिबल वेज से यहां पर रिलेट हो सकती है, उस कंडीशन को उतने पॉसिबल वेज में यहां पर रिलेट करके देखना है सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं। इन केस उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन कंसिडर करने से आगे अगर हमें ब्लॉक मिल गया तो हम फिर से सारी चीजें रिकंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन से चालू करना ज्यादा बेहतर रहेगा? तो अगर मैं देखता हूं मुझे बेस में ई, जी, बिशप, आई और ए दिखाई देते हैं, इनमें से बेस में जो जो भी चीजें दिख रही है, क्राइटेरिया क्या रख रहा हूं मैं इंफॉर्मेशन पिक करने के लिए? सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है, जो चीजें बेस में है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए, बेस में प्रेजेंट चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को उठाओ और यहां पर रिलेट करो। अगर इन केस ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन पिक करो जो सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है और जिसमें सबसे ज्यादा जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो अब आई और ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं। ए एपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सामने सेंट विंसेंट वाला पर्सन चाहिए और उसके राइट, तीसरे राइट में आई चाहिए। तो अब जरा यहां पर देखो ए कहां पर कंसिडर कर सकते हैं। ये 2 प्लेसेस पे तो ए कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस प्लेस पे ए को कंसिडर किया जा सकता है क्या? देखो, ओके, ए अगर यहां पर कंसिडर किया, उसका तीसरा राइट आई यहां पर नहीं ले पाएंगे, तो ए इस प्लेस पे कंसिडर नहीं कर सकते। ए यहां पर लिया, उसका पहला, दूसरा, तीसरा राइट आ सकता है।
ए यहाँ पर ए एपीएस को रिप्रेजेंट करेगा, उसका तीसरा राइट आई यहाँ पर, ए के सामने सेंट विंसेंट यहाँ पर। तो ए के लिए हमें एक पॉसिबल प्लेस मिल गई है, ध्यान में रखेंगे। सारी पॉसिबल प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। रीजन ये है ऐसा भी हो सकता है ए के लिए फिलहाल जो हमें पोजीशन मिली है वो सही ना निकल कर आगे मिलने वाली कोई ना कोई पोजीशन सही मिले। तो एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी केस आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हो तो सारे पॉसिबल वेज आपको एक्सप्लोर करने हैं। तो ए इस जगह पर पॉसिबल हो सकता है। ए अगर हम यहां पर लेते हैं तो उसका पहला, दूसरा, तीसरा राइट आई यहां पर नहीं आ सकता, आई यहां पे अलाउड नहीं है, ए यहां पे नहीं आएगा। ए यहां पर आ ही नहीं सकता, जगह ए ने ब्लॉक कर दी है। अगर ए हमने इस प्लेस पे कंसिडर किया तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट आई नहीं आ सकता और ए यहां पर नहीं आ सकता। तो जितनी भी प्लेसेस खाली थी उन सब में से ए के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बची और ए एपीएस को रिप्रेजेंट करता है। उसके तीसरे राइट में आई है और ए के सामने सेंट विंसेंट को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन चाहिए था। ए के सामने कौन चाहिए था? वो पर्सन जो सेंट विंसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा देखना, यहां पर सेंट विंसेंट फाइनल हो गया है तो बिशप को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन यहां पर आ सकता है क्या? नहीं। पॉइंट दिया था हमें जी का पड़ोसी वो होना चाहिए जो बिशप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जी के ये बाजू में तो बिशप को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन नहीं आएगा। रीजन, यहां पर सेंट विंसेंट को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन आ चुका है, ठीक है। अब बिशप के लिए सिर्फ यही दो जगह पॉसिबल थी, उसमें से ये तो कैंसिल हो गई। इसका मतलब बिशप जो है यहां पर फाइनल होना चाहिए, है ना। बिशप की पोजीशन जी के इमीडिएट राइट में फाइनल, ठीक है। अब देखो इसमें तो ये पॉइंट तो हमने रिलेट कर दिया। अब इस पॉइंट की हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट उठाना ज्यादा बेहतर रहेगा? तो जरा ऑब्जर्व अगर हम करते हैं, ठीक है, तो जरा हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो सेंट पैट्रिक से रिलेटेड कंडीशंस ज्यादा मिल रही है। क्राइटेरियाज क्या रखे हैं? कोई भी अगर इंफॉर्मेशन बेस में और यहां पर कॉमन है तो उससे शुरुआत करो। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उन कंडीशंस के लिए जाओ जो एरिया ज्यादा कवर कर रहे हो या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अब देखो, अगर हम सेंट पैट्रिक को चूज करते हैं तो ये कई सारे क्राइटेरिया यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेंट पैट्रिक आई और ए से रिलेटेड है, आई और ए दोनों भी बेस में है। सेंट पैट्रिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कंडीशन हमें कुछ ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो अब जरा देखो, सेंट पैट्रिक आई, ए और उनके बाजू में नहीं चाहिए था। आई यहां पर है तो आई सेंट पैट्रिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो सेंट पैट्रिक यहां पर नहीं ले सकते। आई के बाजू में सेंट पैट्रिक नहीं आ सकता, यानी 1, 2, 3 जगह पे सेंट पैट्रिक नहीं आ सकता। ए सेंट पैट्रिक से नहीं हो सकता, ठीक है, वो तो एपीएस से है, पर उसके बाजू में भी सेंट पैट्रिक नहीं चाहिए था। तो बेसिकली देखा जाए आई के बाजू में यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह पर सेंट पैट्रिक लेना पॉसिबल नहीं था। 6 जगह पर सेंट पैट्रिक लेना पॉसिबल नहीं था। सेंट पैट्रिक यहां पर भी नहीं आ सकता था क्योंकि बिशप को रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन यहां पर बैठा है। तो एक आखिरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बची कि सेंट पैट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा जी। सेंट पैट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा जी और सेंट पैट्रिक हम यहां पे फाइनल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। सेंट पैट्रिक जैसे ही फाइनल हुआ उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइनल करनी है। पॉइंट दिया था सेंट पैट्रिक और डी के बीच में एक पर्सन बैठता है। सेंट पैट्रिक यहां पर है, एक छोड़कर लेफ्ट में डी नहीं आ सकता, एक छोड़कर डी उसके राइट में आना चाहिए था, ओके। अब देखो, ये इंफॉर्मेशन तो हमने यूज कर ली, सेंट पैट्रिक डी, ये वाला भी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। अब यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है? आई हुजूर पागा और जे एन पेटिट को रिप्रेजेंट नहीं करता, चलो ठीक है, आई के लिए हुजूर पागा जे एन पेटिट नहीं आएंगे। आगे हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन बची है? के और एनएमवी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए था, ठीक है। अब के कहां पर ले सकते हैं ये देखेंगे। अब देखो, जो कंडीशंस हमने नोट डाउन की थी उसमें से कुछ कंडीशंस हमने यहां पे रिलेट कर दी है, कुछ रिलेट करना बाकी है। अब पजल में एक चीज पे दिमाग कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए, मेरे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और मैं उसको किस तरीके से यूज कर सकता हूं, इस चीज पर दिमाग कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए,
ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है बेहतर है अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें याद है। ठीक है, आई एम श्योर इस वीडियो ने पजल सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर समझने में आपकी काफी हेल्प की होगी और हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस तो जानता ही है। ये एक वीडियो था कोर्स ऑफ द मंथ में जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसका। एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को हमने बड़ी बारीकी से डिजाइन किया हुआ है ताकि लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाने वाले सारे पजल सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ये कोर्स आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने में काम आएगा ही आएगा, उसी के साथ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने में भी काम आएगा। और यही तो चीजें चाहिए होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो ये तो रही बस एक टॉपिक की बात, पर जरा सोचो ऐसे ही आपको बाकी सारे टॉपिक्स पे कोर्सेस मिल जाए तो कोडिंग डिकोडिंग, स्कोर बूस्टर, सीटिंग अरेंजमेंट, कंसेप्ट बिल्डर, एडवांस सिलोजिज्म, स्कोर बूस्टर और ऐसे ही 100 से भी ज्यादा कोर्सेस सब मिलेंगे आपको एक ही टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, क्विजेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट एंड डिस्कशंस और 5500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इन शॉर्ट, टेक्स्ट बुक पास is one-stop solution for cracking any exam. So, get your textbook pass from the direct link in the description below. चलिए आप और हम मिलके आपका सरकारी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करते हैं। अब जरा देखना हमारे पास बची हुई इंफॉर्मेशन क्या है। ये एक आय हुजूर पागा जेएन पेटिट से नहीं है, कंसिडर करेंगे कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी। जेएन पेटिट सेंट मैरी पड़ोसी होने चाहिए थे। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती है जेएन पेटिट सेंट मैरीज के लिए? यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज, जेएन पेटिट सेंट मैरी या फिर जेएन पेटिट सेंट मैरी, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, सेम दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर। तो ये कंडीशन अगर हम उठा रहे हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है, हमारे काम की नहीं है कंडीशन। के और एनएमवी को कंसिडर करते हैं अगर हम, तो क्या हो रहा है देखो। अगर हम के और एनएमवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो के जो है यहाँ पर लिया, एक छोड़कर एनएमवी यहाँ पर या यहाँ पर आ सकता है, के इस पोजीशन पे आ सकता है। के अगर हमने यहां पर लिया तो एक छोड़कर एनएमवी यहां पे नहीं आ पाएगा, एक छोड़कर एनएमवी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, के यहां पर लेते थे तो एनएमवी यहां पे भी आ सकता था, यहां पे भी आ सकता था, यानी इस पोजीशन पे के को कंसीडर किया जा सकता था। के अगर हम इस पोजीशन पे कंसीडर करते तो एक छोड़कर एनएमवी यहां पर नहीं ले सकते थे, एक छोड़कर एनएमवी यहां पर ले सकते थे। अब जरा देखना, हमने ई को एनएमवी का रिप्रेजेंटेटिव कर दिया तो जेएन पेटिट और सेंट मैरी जो पड़ोसी होने चाहिए थे उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी, है ना। अगर यहाँ पर हमने एनएमवी कर दिया तो जेएन पेटिट और सेंट मैरी पड़ोसी कहाँ पर ले सकेंगे? इस केस में कहीं नहीं ले सकेंगे, हमारे पास एडजेसेंट प्लेसेस खाली ही नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी नहीं आ सकता, कि यहाँ पर आ सकता है क्या? ठीक है, अब के हमने यहां पर ले लिया, एक छोड़कर एनएमवी के राइट में भी नहीं आएगा, एक छोड़कर एनएमवी के लेफ्ट में भी नहीं आएगा। मतलब साफ है कि यहां पर भी नहीं आ रहा है। क्या किया हमने? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसको यहाँ पर हर एक पॉसिबल वे में रिलेट करने की कोशिश की है। के को बिठाना था तो के को बिठाने के लिए 3 प्लेसेस खाली थी, तीनों प्लेसेस पे के को बिठा के देखा, 3 में से 2 प्लेसेस पे के की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक पे ही के की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जाहिर सी बात है के की पोजीशन वहीं पे फिक्स होनी चाहिए थी। ठीक है, अब जरा इसमें देखना, के की पोजीशन फाइनल हो चुकी है। ओके, अब के और किस में, एनएमवी में एक पर्सन चाहिए था। के की राइट में एक छोड़कर एनएमवी यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, के की लेफ्ट में एक छोड़कर एनएमवी यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एनएमवी को अगर कंसीडर करना चाहे तो 2 केसेस बन रही है, हम दोनों भी केसेस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस केस को एज इट इज बना लेते हैं जैसे ये पहली थी।
ठीक है, यहाँ पर कौन था, डी, यहाँ पर आई ए नहीं आ सकते थे, चलो ठीक है, यहाँ पर जी, यहाँ पर बिशप का रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए था, जी था सेंट पैट्रिक से, जी कौन से स्कूल से था, सेंट पैट्रिक से, ओके, सेंट पैट्रिक के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए सेंट विंसेंट स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव, सेंट विंसेंट के इमीडिएट लेफ्ट में है आई, उसके इमीडिएट लेफ्ट में है ई, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन एज इट इज बना ली जैसे पहले थी, ओके। अब एक केस में हम क्या करेंगे, के की लेफ्ट में एक छोड़कर एनएमवी को कंसिडर करेंगे और दूसरी केस में के राइट में एक छोड़कर एनएमवी को कंसिडर करेंगे, ओके। सारी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बची है, ठीक है, कि किस किस को रिप्रेजेंट नहीं करता, सेंट पैट्रिक, सेंट मैरी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अभी यहां पर पेंडिंग है, ओके। अब जरा देखना, जेएन पेटिट और सेंट मेरी जो है वो पड़ोसी होने चाहिए थे। अब इस केस में जेएन पेटिट और सेंट मेरी कंसिडर करने के लिए यही दो प्लेसेस हमारे पास बची है ना। इस पूरी केस में जेएन पेटिट और सेंट मेरी कंसिडर करने के लिए के और ई की ही प्लेसेस हमारे पास बची है। के सेंट मेरी को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसका मतलब के जो है जेएन पेटिट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। के किसको रिप्रेजेंट करता है, जेएन पेटिट को, और ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट मेरी को। तभी न जाके सेंट मेरी और जेएन पेटिट इमीडिएट नेबर्स बन पाएंगे, क्योंकि आगे हमारे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इस केस में देखते हैं, इस केस में जेएन पेटिट और सेंट मेरी कहां पर ले सकते थे, इसमें से किसी भी पोजीशन पर जेएन पेटिट और सेंट मेरी को हम कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। अब स्कूल्स कौन कौन से बचे हैं, एक बार इसके ऊपर ध्यान देते हैं। स्कूल कौन से बचे हैं, स्कूल बचे थे हमारे पास जेएन पेटिट, ठीक है, स्कूल बची है हमारे पास सेंट मैरी, ओके, और स्कूल बची है हमारे पास हुजूर पागा, ओके। ये तीन स्कूल्स हमारे पास बचे हैं। अगर आई से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, आई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं, आई हुजूर पागा से नहीं है, जेएन पेटिट से नहीं है, आई हुजूर पागा और जेएन पेटिट से नहीं है। तीन स्कूल बचे थे, उसमें से दो स्कूल्स को आई रिप्रेजेंट नहीं करता। जाहिर सी बात है, आई पहले वाले केस में किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट मेरी को। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट मेरी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब सेंट मैरी का पड़ोसी तो होना चाहिए था जेएन पेटिट वाला। जेएन पेटिट वाला पर्सन यहां पर ले सकते हैं क्या, नहीं। तो जेएन पेटिट को पहली केस में कौन रिप्रेजेंट करेगा, ई। पहली केस में जेएन पेटिट को रिप्रेजेंट करेगा ई, ओके। सारे स्कूल्स हो चुके हैं, एक ही स्कूल बची है हुजूर पागा, तो के रिप्रेजेंट करेगा हुजूर पागा को। और इस केस में सारी स्कूल्स हो चुकी है, एक ही स्कूल बची है हुजूर पागा, इस केस में हुजूर पागा को रिप्रेजेंट करेगा डी, ठीक है। अब सारे लोग हो चुके हैं, सिर्फ दो ही लोग फाइनल होना बाकी है। वो दो लोग कौन से हैं, एच एंड जे। दो ही लोग फाइनल होना बाकी थे, और वो दो लोग कौन से थे, एच एंड जे। अब एच और जे से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास, एच से रिलेटेड तो नहीं है, पर जे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। जे सेंट पैट्रिक और बिशप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। जे कंसीडर करने के लिए हमारे पास दो ही पोजीशन बची ही। जे अगर बिशप को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो जे यहां नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है जे यहां पर आना चाहिए था। आखिरी में बचा कौन हमारे पास, एच। एच की पोजीशन फाइनल हो गई, ठीक है। इसमें जे बिशप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जे इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो जे यहां पर आना चाहिए था, ओके। आखिरी में पर्सन बचा कौन, एच, ठीक है। अब जरा देखना, यहां पर भी सारी कंडीशंस हमने रिलेट कर दी है, यहां पर भी हमने सारी कंडीशंस रिलेट कर दी है, पर अब तक कोई भी केस एलिमिनेट नहीं हो रही है, ठीक है। मैं आपके स्क्रीन के सामने से हट गया हूं, अब तक इनमें से कोई भी केस एलिमिनेट नहीं हो रही है। एक बार सारी की सारी कंडीशंस दोनों भी केसेस में सेटिस्फाई करके देखो कौन सी केस सही है और कौन सी केस गलत है। जो केस गलत है उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए आपके पास कि पर्टिकुलर केस में ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसीलिए वो केस गलत है, ठीक है। तो
कौन सी केस आपको गलत मिली, दोनों में से केस 1 और केस 2, इनमें से कौन सी केस गलत है और कौन सी कंडीशन के सेटिस्फाई ना होने की वजह से गलत है। तो यहाँ पर देखो हमें जो सॉल्यूशन मिला है ना, ठीक है, इसमें ये भी सही है, ओके, ये भी मैंने कहा है, इसका मतलब ये दूसरा भी सही होना चाहिए था। इस पर्टिकुलर पजल के लिए दोनों भी सॉल्यूशन सही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? दी हुई सारी कंडीशंस दोनों भी केसेस में अगर सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब दोनों भी केसेस इसमें क्या है, सही है। अब इसमें ट्रेजेडी कहां पर आ गई देखो, क्या ऐसी पजल एग्जाम में पूछी जा सकती है? तो मेरा आंसर है यस, ऑफ कोर्स ऐसे पजल एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, ऐसे पजल्स एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें फाइनल नहीं हो रही है। ई रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट मेरी को उस केस में, और इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है जे.एन. पेटिट को। जे.एन. पेटिट, सेंट मैरी, ई की स्कूल में हमें कुछ पॉसिबिलिटीज मिल रही है। के रिप्रेजेंट कर रहा है हुजूर पागा को इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में के रिप्रेजेंट कर रहा है जे.एन. पेटिट को। तो के की स्कूल से रिलेटेड हमें कुछ कंडीशंस मिली। एपीएस सेम है, डी हुजूर पागा, ठीक है, उस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है डी हुजूर पागा को, और इसमें डी एनएमवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डी की स्कूल भी हमें फाइनल नहीं हो रही है, ठीक है। आई रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट मेरी को इस केस में, और सेकंड केस में आई रिप्रेजेंट कर रहा है एनएमवी को। बाकी जे सेंट विंसेंट सेम, जी सेंट पैट्रिक सेम, एच बिशप सेम, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है, बस ये कुछ स्कूल्स है जो फाइनल नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन तो हमने देख लिया। यहां तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ पजल्स की कंडीशन पढ़ी है, उसका मतलब समझा है, और उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको डील किया है सारी पॉसिबिलिटीज को समझते हुए, ठीक है। एक पॉइंट मैंने शुरुआत में कहा था कि पजल में सारी पॉसिबिलिटीज समझ में आना जरूरी है। अगर सारी पॉसिबिलिटीज समझ में नहीं आती तो इसमें से कोई ना कोई केस हमसे मिस हो जाती, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है। कोई भी कंडीशन पढ़ने के बाद वहां पर बनने वाली सारी पॉसिबिलिटीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो, अगर हमसे सवाल में पूछा जाता है के रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स, अगर हमसे सवाल में पूछा जाएगा के रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें केस 1 और केस 2 दोनों भी रेफर करने पड़ेंगे, ठीक है। इनको मैं नाम दे देता हूं, केस 1 ये है और केस 2 ये है, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया है कि के कौन सी स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें दोनों भी केसेस रेफर करनी है। पहली केस रेफर करते हैं तो आंसर मिलेगा हुजूर पागा, सेकंड केस अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आंसर मिलेगा जे.एन. पेटिट, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए, आइदर हुजूर पागा और जे.एन. पेटिट। आंसर क्या होना चाहिए, आइदर हुजूर पागा और जे.एन. पेटिट, ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो नन ऑफ दिस रहेगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो नन ऑफ दिस या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमें ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। अगर इन केस हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा तो इस पर क्वेश्चन पूछने के तरीके भी बदल दिए जा सकते हैं। कंडीशनल क्वेश्चंस यूजुअली इन टाइप के पजल्स पे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ई रिप्रेजेंट्स जे.एन. पेटिट, if E represents J.N. Pettit, who sits on the immediate right of the person who represents NMV. पॉइंट क्वेश्चन क्या दिया था, अगर E J.N. Pettit को रिप्रेजेंट कर रहा है तो NMV को रिप्रेजेंट करने वाले पर्सन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। अब E J.N. Pettit को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये केस हम रेफर कर सकते हैं क्या, नहीं। इसमें E रिप्रेजेंट कर रहा था सेंट मेरी को, E J.N. Pettit, यानी ये केस रेफर होनी चाहिए थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और NMV का इमीडिएट राइट A जो APS को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर पजल में सॉल्यूशन हमें मल्टीपल मिलते हैं तो ऐसी सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है,
ठीक है, क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर या तो आइदर और नन ऑफ दिस फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, या फिर कंडीशनल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। कंडीशनल क्वेश्चन से क्या मतलब है मेरा, कंडीशनल क्वेश्चंस मतलब वहां पर जो भी कंडीशंस बनी है उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल के, केसेस बनी है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल के कोई तो एक केस कैंसल आउट कर दी जाएगी और दूसरी केस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें हमारे आंसर्स चूज करने हैं। ठीक है, आई होप इस सेशन में हमने ये जो पजल डिस्कस की थी ये आप सभी को क्लियर है, और ये पजल लेने का पर्पस ही ये था कि आप सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना चालू कर दो। ठीक है, तो पजल में सारी पॉसिबिलिटीज समझ में आना बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी बन जाता है समझे हुए पॉसिबिलिटीज को हैंडल करना। ठीक है, बस इन दो चीजों पे ध्यान रखते हुए आपको अपनी प्रैक्टिस पजल्स में कंटिन्यू रखनी है। आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू एंड एंजॉय योर टाइम।